हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है, यानी कि क्लास नंबर 8 है। 7 क्लास पहले हो चुका है, 8वां क्लास आज है और चैप्टर 1 चल रहा था। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व। मतलब जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्वों को देखेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जर्मनी के क्या बाधक तत्वों को, इसमें देख रहे हैं सहायक तत्वों को। आखिर कौन कौन सा ऐसा चीज था जो जर्मनी के एकीकरण के लिए सहायता बना। तो सबसे पहला था 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। 1806 में यानी कि 1804 में नेपोलियन क्या किया था, फ्रांस का सम्राट बना था, यानी कि राजा बना था। और राजा बनने के बाद क्या किया था कि और देशों पर आक्रमण करने को सोचा। क्यों सोचा, तो वो चाह रहा था कि और देशों पर हम अपना शासन चलाएं। ठीक है, तो 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। मतलब कहने का अर्थ है कि 1806 में जब नेपोलियन जर्मनी पर क्या किया था, जब हमला किया था तो वहां पर वह विजयी हो गया, यानी कि जीत गया था। तो जीते हुए क्षेत्र को, वहां पर जिस क्षेत्र को जीता था उस जीते हुए क्षेत्र का नाम क्या रख दिया, जर्मन राइन राज्य संघ। उसका नाम रखा जर्मन राइन राज्य संघ। नेपोलियन जिन जिन क्षेत्रों को जीता था जर्मनी में, उसका नाम रखा था जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। तो जब कुछ क्षेत्र एकीकृत हो गए, एक हो गए थे, तो उससे तो मदद मिलेगा, क्योंकि जर्मनी क्या था, 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। तो नेपोलियन क्या किया था, जितने भी क्षेत्र जीता था उन सभी क्षेत्र को एक कर दिया था। तो उससे तो कुछ तो मदद मिला था जर्मनी के एकीकरण में। दूसरा है कि बुद्धिजीवी और कलाकारों। बुद्धिजीवी कहने का अर्थ है जिनके पास थोड़ा ज्ञान है, जो लोगों को जाकर क्या करते हैं, जागरूक करते हैं अपने देश के प्रति। और कलाकार यानी कि क्या, जो चित्र बनाते थे और जो गाना क्या करते थे, जो गाना बनाते थे। यानी कि अगर हम आपको कहें कि आप देश का कोई भक्ति गीत सुनिए, तो आपके अंदर क्या होगा कि एक जोश उत्पन्न होगा। तो उसी प्रकार से जोश उत्पन्न होगा और लगेगा कि हम अपने देश के लिए क्या कर दे हम अपने देश के लिए। तो उसी प्रकार से क्या था, जर्मनी में जो कलाकार लोग थे, कुछ चित्र बनाते थे, कुछ गीत बनाते थे, कुछ सॉन्ग बनाते थे। तो उससे क्या होता था कि जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के जो लोग रहते थे वो उस गाना को, चित्र को देखते थे, जिससे क्या होता था, उनको जोश उत्पन्न होता था, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होता था। जैसे में इन्हीं का नाम दिया गया है, जो बनाते थे, मतलब जो सॉन्ग बनाते थे, जो चित्र बनाते थे, उनका नाम दिया गया है। तीसरा है 1834 में व्यापारियों द्वारा जॉल वेरिन नामक संस्था आर्थिक संघ का निर्माण। किसके द्वारा, तो व्यापारियों के द्वारा। जर्मनी में जितने भी व्यापारी थे, तो वहां पर क्या होता था, जैसे कि भारत में समझिए, भारत में 2 राज्य हैं, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश। तो बिहार से जो भी लोग यदि उत्तर प्रदेश में जाएंगे कोई सामान को बेचने, तो वहां पर टैक्स लगता था। यही काम जर्मनी में होता था कि जर्मनी में यदि एक क्षेत्र है और यदि दूसरे क्षेत्र में यदि वह सामान को बेचने जाता है तो वहां पर टैक्स लगता था। जिस टैक्स को समाप्त करने के लिए एक कौन सा आर्थिक संघ बनाया गया, जॉल वेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया गया। जॉल वेरिन आर्थिक संघ में क्या होता था कि उसमें टैक्स को हटा दिया गया। चौथा में कह रहा है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा, वहां के जो शिक्षक थे, जर्मनी के जो शिक्षक थे और वहां के जो विद्यार्थी थे, उनके द्वारा ब्रूसेन सेफ्ट नामक संस्था की स्थापना किया गया। इस सेफ्ट में क्या होता था कि उन विद्यार्थी और शिक्षक दोनों लोगों को जागरूक करते थे। स्कूल में जो भी विद्यार्थी था उन सभी को बताया जाता था कि आप अपने देश के प्रति जागरूक होइए। तो इन सभी चीजों को बताया जाता था। किसमें, ब्रूसेन सेफ्ट नामक संस्था की स्थापना जब किया गया था तो उसमें बताया जा रहा था। 5वां में है सहायक तत्व की मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून कालस्वाद का आदेश। मतलब मेटरनिक एक दमनकारी कानून लाया जिसका नाम है कालस्वाद का आदेश। मतलब ये जो कानून लाया ना, जिससे लोगों में और भी क्या उत्पन्न हो गया, राष्ट्रवाद की भावना। जब आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं और कोई काम करता है और लोग उसका यदि कोई विरोध करते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस काम को जब लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं तो उस काम को और भी अच्छे से करने लगते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं। तो उसी टाइप से क्या हुआ कि मेटरनिक जब एक कानून लाता है, जिस कानून का नाम है कालस्वाद का आदेश, तो ये कानून लाया जिससे क्या हुआ, जर्मनी के लोगों में पहले से तो थोड़ा सा राष्ट्रवाद की भावना जगा ही था, और जब एक कानून लाया तब उनके अंदर और भी जोश उत्पन्न हुआ और उसके बाद मतलब जर्मनी का एकीकरण हो ही गया। छठा में है जो सहायक तत्व है कि विलियम एवं बिस्मार्क का योगदान। जो कि सबसे अधिक इनका योगदान था विलियम एम बिस्मार्क का। तो विलियम एम बिस्मार्क के बारे में आगे जानेंगे, इसका इनका योगदान था। तो चलिए अब जानते हैं आगे।
बिस्मार्क के बारे में है कि बिस्मार्क प्रसा का शासक था। क्या है कि जर्मनी में एक सबसे बड़ा राज्य था, क्षेत्र था, और वहां पर शक्ति अधिक था, जिसका नाम था प्रसा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है? प्रसा। तो वहां का शासक कौन था? तो बिस्मार्क था। बिस्मार्क प्रसा का शासक था और विलियम का चांसलर था। विलियम का क्या था? चांसलर था, मतलब चांसलर कहने का अर्थ है प्रधानमंत्री। विलियम का क्या था? चांसलर था। बिस्मार्क ये क्या था? बिस्मार्क प्रसा का शासक था और विलियम का चांसलर था। चांसलर यानी कि जैसे प्रधानमंत्री, और भी देशों में जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो चांसलर को प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या था? जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता था। उसके अगला है कि बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि था। जिस प्रकार से भारत में या फिर और देशों में, कि भारत में क्या है कि क्या होता है, जैसे भारत में जो संसद होता है वही जर्मनी में क्या था? जर्मनी में उसको डाइट बोला जाता था। भारत में जो संसद है उसे जर्मनी में क्या कहा जाता था? जर्मन डाइट। तो जर्मन डाइट का प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि किसे कहते हैं? जो हमारी आवाजों को सरकार तक पहुंचाता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे मुखिया क्या है? तो मुखिया जनता की आवाजों को सरकार तक पहुंचाता है। सारे मुखिया ऐसा नहीं है, कुछ ईमानदार है, कुछ बेईमान है। तो जो ईमानदार जो मुखिया होते हैं वो जनता की बातों को सुनते हैं और सरकार से उसकी मांग करते हैं, तो वही था, उसी को प्रतिनिधि कहते हैं। जो हमारी आवाजों को सरकार तक पहुंचाकर उसका मांग करता है वही प्रतिनिधि कहलाता है। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित है। हीगेल कौन था? तो हीगेल एक चित्रकार था, या फिर बोल सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति था, जिसके पास थोड़ा बुद्धि था, ज्ञान था। तो उसी को, तो उसके विचारों से कौन प्रभावित था? उसके विचारों से बिस्मार्क प्रभावित था, हीगेल के विचारों से। चौथा में है कि बिस्मार्क रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया। मतलब बिस्मार्क यह जानता था कि बिना सेना की शक्ति के हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते हैं। जिससे क्या किया बिस्मार्क कि उसका अवलंबन किया। किसका अवलंबन किया? सेना की शक्ति का अवलंबन किया, यानी कि उसका निर्माण किया रक्त एवं लौ की नीति में। इस रक्त एवं लौ की नीति में क्या किया कि सेना की शक्ति का निर्माण किया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल क्लास में। कोई डाउट हो तो अवश्य कमेंट कीजिए।